हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट बितांग में। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी भारत की नदियों के बारे में, जिसमें हमने बात की थी उत्तर भारत की नदियों के बारे में और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। इनकी विशेषताओं को भी हमने अच्छे से देखा था। फ्रेंड्स, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे और प्रमुख नदी जल विवादों के बारे में भी देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन से राज्य में स्थित हैं, किस नदी पर स्थित हैं, कौन सा बैराज बनाती हैं, ठीक है, कौन सा जो है इसका जल संग्रहण क्षेत्र है कहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और इनका जो है निर्माण कब किया गया था, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि वास्तव में बहुउद्देशीय परियोजनाएँ होती क्या हैं। अगर हम बात करें तो ऐसी नदी घाटी परियोजना जिनसे सिंचाई के अलावा बाढ़ नियंत्रण, इसके अलावा फ्रेंड्स पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं, तो ऐसी परियोजना को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय परियोजना किन में क्या होती हैं कि जिनसे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, वो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो बहुउद्देशीय परियोजना में क्या क्या होता है कि बाढ़ तो नियंत्रण होता ही है, यानी कि बाढ़ का नियंत्रण तो किया ही जाता है। इसके अलावा हम देखें सिंचाई भी की जाती है और इसके अलावा फ्रेंड्स पेयजल आपूर्ति भी होती है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। इसके अलावा जल विद्युत भी प्राप्त की जाती है और फिर फ्रेंड्स जलीय परिवहन भी होता है। इसके अलावा पर्यटन भी होता है। तो कई एक जो है उद्देश्य की पूर्ति होती है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, तो ये होती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और फ्रेंड्स, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत की संज्ञा दी थी किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम देखें जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। फ्रेंड्स, सिंचाई परियोजनाओं को 3 क्षेत्रों में हम बांटते हैं। एक तो सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं कि इनके क्षेत्र को बांटते हैं कि कितने क्षेत्र में कौन सी सिंचाई परियोजना होती है। जैसे कि अगर हम देखें, एक होती है लघु सिंचाई परियोजना, दूसरी होती है मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरी होती है बृहत सिंचाई परियोजनाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल सिंचाई परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, जो सिंचाई के मुख्य साधन होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आपके इस तरह से क्वेश्चन ना पूछे जाएँ, लेकिन आपके एक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई क्षेत्र है वो किसी भी, जैसे कि तालाब है, डीजल पंप सेट वगैरह, जो बोरिंग वगैरह हैं, बोरवेल वगैरह, ये लगभग कितने क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका रकबा होता है, इस रकबे के हिसाब से कितनी क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। जैसे कि लघु परियोजनाएं जो होती हैं, इनके अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं। एक तो होता है कुआँ, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई आदि जो हैं इनके अंतर्गत शामिल करते हैं फ्रेंड्स लघु सिंचाई के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं में इसके शामिल करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगा कि इसकी नॉलेज होना चाहिए एक बेसिकली, तब मैंने यहाँ पर ये लेकर आया हूँ। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना में फ्रेंड्स हम किनको शामिल करते हैं, जैसे नहरी सिंचाई इसमें प्रमुख होती है। नहर से जो सिंचाइयाँ होती हैं वो होती हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। फ्रेंड्स, इनका जो रकबा होता है, यानी कि क्षेत्र होता है, वो कितना होता है, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में नहरों से सिंचाई की जाती है। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं कि जो है बृहत सिंचाई परियोजना। बृहत सिंचाई में क्या होता है फ्रेंड्स, इनमें बृहत सिंचाई करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है, यानी कि बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। फ्रेंड्स, और ये भारत में कितनी परसेंट हैं, यानी कि 38% जो हैं ये भारत में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं बृहत सिंचाई परियोजनाओं की, ठीक है। और इसमें क्या है, 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक का क्षेत्र है वो आता है बृहत सिंचाई परियोजनाओं में। फ्रेंड्स, ये तो हमने कुछ सिंचाई से संबंधित जो हेक्टेयर था यानी कि क्षेत्र था उनके बारे में देख लिया। और फ्रेंड्स, फिर लौटते हैं हम अपनी उसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना जो थी वो बनाई गई थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनाई गई थी फ्रेंड्स, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना 1948 में स्टार्ट हुई थी और ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी। फ्रेंड्स, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी और ये जो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में विस्तारित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना है। इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स, ये परियोजना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में टेनेंसी घाटी परियोजना है उससे प्रेरित है, यानी कि अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना। फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है, यानी कि ये पॉइंट जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें
इस परियोजना में प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया है। अगर हम प्रमुख बांध देखें तो एक तो तिलैया बांध है, किस पर, दामोदर घाटी परियोजना में, कोनार बांध, मैथान बांध, पंचायत पहाड़ी बांध बनाए गए हैं जो प्रमुख बांध हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली हम परियोजना देखें तो अगली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। फ्रेंड्स भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये 1948 में शुरू हुई थी और 1968 में पूरी हुई थी। भाखड़ा नागल जो परियोजना है फ्रेंड्स 1948 में शुरू हुई और 1968 में पूरी हुई थी। फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है और ये परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाई गई है, यानी कि सतलज नदी पर पूरी की गई है। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना। फ्रेंड्स ये विश्व का यहाँ पर जो यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना है, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है बनाया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। 226 मीटर। फ्रेंड्स इसका जो जल संग्रह क्षेत्र है, जल संग्रह क्षेत्र जो है गोविंद सागर है। फ्रेंड्स कौन सा है? गोविंद सागर है। ये जो पॉइंट है आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नागल परियोजना का जल संग्रहण क्षेत्र कौन सा है? गोविंद सागर है। निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैसे आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा इंदिरा सागर, गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा हम देखें तो भारत में ये जो है दूसरा बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है। भारत में दूसरा बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है कौन सा? गोविंद सागर। और फ्रेंड्स एक इसी तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि पहला जल संग्रहण क्षेत्र कौन सा है भारत में? सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स इंदिरा सागर बांध, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगली परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। फ्रेंड्स रिहंद बांध परियोजना का उद्घाटन 1963 में किया गया था। 1963 में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था और ये उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिंपरी नामक स्थान पर, कहाँ पर फ्रेंड्स? पिंपरी नामक स्थान पर सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, उस पर बनाया गया है। यानी कि रिहंद बांध जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला, उसके पास यानी कि उसके समीप उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिंपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर इसका निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। यानी कि गोविंद बल्लभ पंत नामक झील का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत कौन सी परियोजना के अंतर्गत किया गया है फ्रेंड्स? रिहंद बांध परियोजना के अंतर्गत। और इस तरह से और क्वेश्चन बन जाता है अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में है? ये सोनभद्र जिले में है। कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में है। तो फ्रेंड्स ये जो है कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो यही कृत्रिम झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स हमने झीलों से संबंधित जब पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि एक प्राकृतिक झील होती है, कृत्रिम झील होती है फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी झीलें होती हैं जैसे विवर्तनिक झील होती है फ्रेंड्स, क्रेटर झील होती है, इसी तरह से और भी झीलें होती हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से बात की थी। फ्रेंड्स कृत्रिम झील जो क्या होती है? कृत्रिम झील होती है मानव के द्वारा निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा किसी तरह से उस झील का निर्माण किया गया तो वो झील क्या होती है? कृत्रिम झील होती है। ठीक है, तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत। तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि रिहंद बांध परियोजना पर कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत है। ये कैसी झील है? कृत्रिम झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील है या नहीं है? तो ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स अगली परियोजना देखते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। फ्रेंड्स इसका निर्माण 1957 में किया गया था। और फ्रेंड्स एक पॉइंट इसका सबसे महत्वपूर्ण है, ये है कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध परियोजना में विश्व का सबसे लंबा बांध निर्मित किया गया है और इसकी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि ओडिशा का शोक कहलाने वाली नदी महानदी पर इसका निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? महानदी पर किया गया है। कहाँ? ओडिशा में, जो ओडिशा का शोक कहलाती है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं ब्यास परियोजना। फ्रेंड्स ब्यास परियोजना जो है ये हरियाणा, पंजाब और इसके अलावा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है पंजाब के कपूरथला जनपद में सतलज व ब्यास के संगम पर किया गया है। फ्रेंड्स इसमें पॉइंट बन जाता है कि इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है पंजाब के कपूरथला जनपद में सतलज और ब्यास के संगम पर, सतलज नदी और ब्यास के संगम पर, यानी कि जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। और फ्रेंड्स ये दोनों नदियाँ पंजाब के कौन से क्षेत्र में मिलती आती हैं? तो ये मिलती हैं हरिके क्षेत्र में। ठीक है, हरिके क्षेत्र में मिलती हैं आके कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर।
हरिके नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं पर फ्रेंड्स एक हरिके बाज का निर्माण किया गया है। यहीं पर एक हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, यानी कि जलाशय का निर्माण किया गया है। और फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हरिके बैराज से ही इंदिरा नहर है जो राजस्थान में जाती है, तो ये फ्रेंड्स जो है यहीं से निकलती है, यानी कि हरिके बैराज से इंदिरा नहर निकलती है। फ्रेंड्स अगला है कि गंडक परियोजना। गंडक परियोजना फ्रेंड्स जो है ये नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। गंडक परियोजना नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है और इसमें मुख्य नहर जो है गंडक में बने वाल्मीकि बैराज से निकाली गई है। ठीक है, गंडक में बने वाल्मीकि बैराज से निकाली गई है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो है बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से कोसी परियोजना पूरी की गई है। इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। कौन सी परियोजना? कोसी परियोजना। फ्रेंड्स चंबल परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ये जो पॉइंट है आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि चंबल परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में स्थित है? तो कौन से दो राज्य हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना है। और फिर फ्रेंड्स बात करें इस पर प्रमुख बांध हैं, तो इस पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? एक तो है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, चौथा है फ्रेंड्स जवाहर सागर बांध और पांचवा फ्रेंड्स हम बात करें चौथा है कोटा बैराज सागर बांध, यानी कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और चौथा कौन सा है? कोटा बैराज। ठीक है, इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना जो है ये फ्रेंड्स है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। फ्रेंड्स तुंगभद्रा परियोजना जो है ये स्थित है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ अगर ना दिखता हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। जो तुंगभद्रा परियोजना है फ्रेंड्स, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना, आप लिख लीजिए तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और ये स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में स्थित है। उनके सहयोग से पूरी की गई है। कौन सी? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना। फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं किशनगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। किशनगंगा बहुउद्देशीय परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो किशनगंगा बहुउद्देशीय परियोजना झेलम नदी पर है और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना जो है इसको हम इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़कर ये परियोजना बनाई गई है। कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़कर। ठीक है, हम देखें फ्रेंड्स पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये फ्रेंड्स भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और कौन सी नदी पर है? महाकाली नदी पर स्थित है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। फ्रेंड्स एक आखिरी परियोजना हम देखते हैं रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना जो है फ्रेंड्स ये यमुना नदी की सहायक नदी है, एक गिरि नदी। गिरि नदी जो है यमुना की एक सहायक नदी है जिस पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है, रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना का निर्माण किया गया है और फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध परियोजना जो है ये स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नदी जल विवाद की। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल एक सीमित संसाधन है। जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास हो रहा है उसी तरह से जल की मांग भी बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स घटते जल स्रोत और बढ़ती मांग में असंतुलन के कारण नदी जल विवाद जो है उत्पन्न होता है या नदी का जो विवाद है वो जन्म ले लेता है। फ्रेंड्स इसी के क्रम में अगर हम देखें तो नदी जल विवाद को भारतीय संविधान में तरजीह दी गई है जो कि अनुच्छेद 65 के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई है। फ्रेंड्स इसके अलावा हम देखें तो नदी जो जल विवाद है इसको हम दो रूपों में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद और दूसरा हम देखते हैं फ्रेंड्स अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद वो होते हैं यानी कि जो दो देशों के मध्य होते हैं, दो देशों के, दो संप्रभु देशों के मध्य होते हैं, वो क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। और दो राज्यों के मध्य होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह से जो राज्य हैं इनके मध्य जो नदी जल विवाद होते हैं, नदियों का जो विवाद होता है वो होता है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य है अंतर्राज्यीय जल विवादों को देखने का, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु नदी जल विवाद और इसमें पूछ लिया जाता है समझौते के ऊपर। फ्रेंड्स सिंधु नदी जल विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद देखा गया कब? क्या नाम? अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों में, जिसमें अगर हम देखें तो इसका समझौता हुआ था 1960 में। 1960 में इसमें समझौता किया गया था और जिसमें आप बात की गई थी कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा।
सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का जल जो है पाकिस्तान प्रयोग करेगा। इसके अलावा ब्यास, रावी और सतलज नदी का जल जो है वो भारत के हिस्से में आया है। ठीक है, तो ये हम देखें जो है अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय जो जल विवाद हैं भारतीय संविधान में इसको अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जो है जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 262 जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें दो प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में दो प्रावधान किए गए हैं। एक तो ये कि संसद कानून बनाकर नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। संसद जो है कानून बनाकर किसी विवाद या फिर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। ठीक है, सबसे पहला तो ये, और दूसरा ये है कि संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। यानी कि संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर नदी जल विवाद है, वहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और ऐसा कोई अन्य न्यायालय जो है अपने अधिकार का क्षेत्र का प्रयोग ना करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने दो प्रावधान किए, यानी कि संसद ने दो कानून बनाए। सबसे पहला कानून बनाया था फ्रेंड्स नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा बनाया था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति दी गई। क्या शक्ति दी गई? देखिए कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो है केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटी के जल के संबंध में अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय यानी कि अस्थायी न्यायालय क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय, यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए यानी कि एक अस्थायी न्यायालय का गठन कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं अस्थायी न्यायालय, उसको बोलते हैं न्यायाधिकरण। ठीक है, न्यायाधिकरण की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि केंद्र सरकार जो है कौन सा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के द्वारा केंद्र सरकार को एक ऐसी शक्ति दी गई कि वो जो न्यायालय हैं इनके अलावा भी एक न्यायालय का गठन कर सकती है, एक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है जो कि अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी होगा, उसका गठन करेगी। किस लिए? जो अंतर्राज्यीय नदी हैं उनमें जो जल बंटवारा है और जो राज्यों में जो मतलब हमेशा क्लेश चलता रहता है उन सबको दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, उसी को देखते हुए कुछ न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था, उनके डेट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है। और फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन कहीं से बनता है तो एक तो यहाँ से बनेगा कि ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 262 है। और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यानी कि कृष्णा नदी विवाद जो अधिकरण है इसका कब गठन किया गया और ये किन किन राज्यों से संबंधित है। इसी तरह से और जो नदी जल विवाद हैं वो किन किन राज्यों से संबंधित हैं और कब गठन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये 1929 में कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में यानी कि 1969 में किया गया। और ये किन किन जो राज्य हैं उनके मध्य रहा विवाद, ये विवाद रहा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य रहा। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। उसके अलावा हम देखें गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया 1969 में और ये किन के मध्य रहा था विवाद? ये रहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश और यहाँ पर हम देखें 4 राज्यों के मध्य, एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य। ठीक है, उसके बाद हम देखें फ्रेंड्स नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया फ्रेंड्स? 1969 में किया गया। और ये किन किन राज्यों के मध्य रहा विवाद? ये रहा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य रहा था। फ्रेंड्स, इसी तरह से रावी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया 1986 में यानी कि 1986 में। और ये किन किन 2 राज्यों के मध्य रहा? ये रहा फ्रेंड्स पंजाब और हरियाणा के मध्य विवाद रहा। ठीक है, उसके बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1990 में किया गया। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1990 में किया गया और ये किन राज्यों के बीच रहा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मध्य। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मध्य। फ्रेंड, इसके बाद वंशधारा जल विवाद रहा 2010 में, न्यायाधिकरण का गठन किया गया 2010 में और ये किन 2 राज्यों के मध्य रहा? ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य रहा था। फ्रेंड्स, इसके अलावा महादायी जल विवाद जो न्यायाधिकरण है उसका गठन कब किया गया? 2000 में। और फ्रेंड्स, ये किन किन राज्यों के मध्य है? ये है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में। फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसके बाद भी अगर हम देखें तो यदि जो जल विवाद हैं उनके विधिक अधिकार, अगर उनमें जो कुछ विधिक अधिकार जुड़ जाते हैं, विधिक अधिकार होते हैं, तो उनमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपना निर्णय दे सकता है।
तो फ्रेंड्स आज हमने बात की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, और इसके अलावा आज हमने बात की फ्रेंड्स नदी जल विवादों से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में बात की थी फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेंड्स भारत के प्रमुख पठार, भारत के पठार से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स यदि हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।